हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी पिछले कई महीनों से किसान संगठनों के निशाने पर हैं। और इसी कड़ी में जैसे ही किसानों को डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की खबर मिली, वो काले झंडे लेकर उनका विरोध करने पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो अपने रास्ते का रोड़ा बने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी रही। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने जब बैरिकेड को पार करना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि तब तक ये प्रदर्शन भारी हंगामे में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में जाने के लिए बवाल मचा रहे लोगों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। आगे जाने की जिद पर अड़े लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां खूब नारे भी लगाए। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। और किसानों का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दुष्यंत चौटाला के ही कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। अंबाला में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पार्टी के सांसद रतनलाल कटारिया की बैठक में हंगामा करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि वो लोग फिर भी नहीं माने और पुलिस के घेरे को पार करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई। लेकिन वहां से भागने के बजाय वो लोग वहीं डटे रहे। कुछ तो जमीन पर बैठकर शोर मचाने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उन्हें एक एक कर वहां से हटाना शुरू कर दिया। सौभाग्य की बात है कि बीते 10 महीनों से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जहां भी जाते हैं उनके पीछे किसान भी बवाल करने आ जाते हैं। और झज्जर में भी यही हुआ, जहां दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसानों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने पानी की धार का इस्तेमाल किया, जिससे गुस्साए किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे को जैम कर दिया, जहां घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई। आसमान से बरसे पानी की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस आफत का सामना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लोगों को भी करना पड़ा। वहां के घाटल इलाके में चारों तरफ पानी से घिरे एक मकान के ढहने की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वो मकान चंद सेकंड में ही किसी खिलौने की तरह गिर गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भारी बारिश की वजह से दुर्गापुर बैराज में पानी बढ़ गया। ऐसे में बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। आसमान से बरसी आफत से बिगड़े हालात का सामना आसनसोल में रह रहे लोगों को भी करना पड़ा। और वहां के कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई मकान उसमें डूब गए। फिर ऐसे में सड़कों के बारे में सोचना तो बेमानी हो गया। लोगों के आशियाने, दफ्तर, स्कूल और मंदिर सब कुछ जैसे पानी का गुलाम बनकर रह गया। ऐसा बारिश कभी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग कमर तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर दिखे। एक इलाके में सामान घरों से निकलकर तालाब बनी सड़कों पर तैरता नजर आया। संकरी गलियों से लेकर नेशनल हाईवे तक के यही हालात दिखे। आसनसोल के कल्ला इलाके में करीब 6 महीने पहले बना पुल उबड़ खाबड़ रास्ते में तब्दील होकर रह गया। रास्ता भी ऐसा जिससे गुजरना नामुमकिन हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें इस पुल के दोनों तरफ खड़े लोगों के लिए अपनी मंजिल पर पहुंचना टेढ़ी खीर साबित हुआ। रास्ता टूट गया, आने जाने में तकलीफ हो रहा है। भारी बारिश के बाद कुछ इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों में भी देखने को मिली। इस बीच ये खबर भी आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही घंटों बाद बाढ़ प्रभावित इन इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगी। बताया गया कि इन इलाकों में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना की मदद ली गई और अब तक करीब 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन हालात के लिए बारिश के बजाय झारखंड के बांधों से छोड़े गए पानी को कसूरवार ठहराया। झारखंड राज्य যেহেতু অনেক বৃষ্টি হয়েছে, ওরা আমাদের না বলে রাত্রে 3টের সময় আসানসোলে জল ছেড়ে দেয়। কিন্তু বন্যাটা আলটিমেটলি হচ্ছে কিন্তু জল ছাড়ার জন্য, ম্যানমেড ফ্লাড। এটা খুব অন্যায়। ममता ने उंगली उठाई तो बीजेपी भी इस मसले पर पलटवार करने से नहीं चूकी। ये जो है फ्लड को नियंत्रण करने से एकदम लास्ट 11 साल से हमने देखा है नाकाम रहा है। इन हालात के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है।
सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में हफ्ते भर से आसमान से बारिश के रूप में आफत ही बरस रही, जिसे गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर माना जा रहा है। और बारिश भी दक्षिण बंगाल के इलाके में ही हो रही है, जहां गंगा और दामोदर समेत सभी नदियां पहले से लबालब भरी थीं। और बताया जा रहा है कि 2 दिन में दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने दुर्गापुर बैराज से काफी पानी छोड़ा, जिससे आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा और हुगली में नदियों के तटबंध टूटने से हालात बिगड़े तो लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। राजस्थान में कांग्रेस की कलह से जुड़ी खबरों के बीच बर्थडे पॉलिटिक्स चल पड़ी। पहले सचिन पायलट का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया था। अब अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें राज्य के कई जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक बड़ी तादाद में पहुंच गए। करीब 7 मंजिल का केक काटकर गोविंद सिंह डोटासरा ने दिग्विजय सिंह समेत मंच पर खड़े कुछ और बड़े नेताओं को खिलाया और फिर लोगों ने उन्हें जन्मदिन के तोहफे देने शुरू कर दिए। किसी ने फूल दिया तो किसी ने गुलदस्ता, किसी ने पगड़ी दी तो किसी ने हल दे दिया, तो कोई उनके लिए सूत काटने का चरखा लेकर पहुंचा। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाली सड़क पर बेहिसाब भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के लोक कलाकारों को भी लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया, यहाँ तक कि ढोल का भी इंतजाम किया गया। माना जा रहा है कि डोटासरा का ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस हाईकमान को अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए है। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सिरमौर है पार्टी के लोग गांव से, शहर से, ढानी से, सब जगह से आए हैं। बड़े खुशी का माहौल है। सुखबुगाहट यह है कि राजस्थान में कांग्रेस शक्ति का संतुलन बिठाने के लिए दोबारा सचिन पायलट को पीसीसी का अध्यक्ष बना सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी तय हो जाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं, जिन्हें सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद पिछले साल राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और अब राजस्थान में कांग्रेस के संगठन में बदलाव के अटकलों के बीच उनके जन्मदिन पर जुटी भीड़ को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें संगठन में पद पाने के दावेदारों की मौजूदगी भी थी, जिसे कांग्रेस पार्टी पर डोटासरा की मजबूत पकड़ दिखाने की कोशिश माना गया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति को एक पंडाल में सजाया गया। इस मूर्ति में ममता बनर्जी को दुर्गा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी पहले ही ऐतराज जता चुकी। लेकिन इस विवाद के बीच कोलकाता के एक क्लब ने ममता बनर्जी की इस मूर्ति को पंडाल में सजा दिया। सामने आई एक तस्वीर में टीएमसी नेता मदन मित्रा पंडाल में सजी ममता की इस मूर्ति के सामने पूजा करते दिखे। इसके बाद वहां जमा कई लोग ढाक की थाप पर डांस करते हुए नजर आए। बोलो ममता माई की, बोलो ममता माई की। इस मूर्ति में दुर्गा की मूर्ति की तरह 10 हाथों को दिखाया गया, जिनके जरिए ममता सरकार की 10 योजनाओं को दर्शाया गया। इतना ही नहीं, मदन मित्रा ने मूर्ति को आखिरी रूप देने वाली रस्म को भी निभाया। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को दुर्गा से बेहतर बता दिया। हमारा पास दुर्गा की रूप से ममता की रूप अच्छा है, क्योंकि दुर्गा की रूप के अस्तूरा है। मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बिल्कुल अपमान मानते हैं, और ये अपमान खाली हिंदू धर्म के साथ ही करने का साहस दिखाते हैं। जब ये मूर्ति बनवाई जा रही थी तब भी इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए थे। सौभाग्य की एक बात है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने वाले क्लब किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, जो पंडाल सजाने और मूर्ति बनाने में नए प्रयोग करते रहे हैं। और 5 साल पहले नादिया जिले के एक पंडाल में दुर्गा के सामने ममता बनर्जी की मूर्ति भी लगाई गई थी, लेकिन इस बार कोलकाता में दुर्गा की प्रतिमा को ही ममता बनर्जी की शक्ल दे दी गई, जिसे बीजेपी ने हिंदू धर्म का अपमान बताया। दिल्ली के लाजपत नगर में एक लड़की की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। लड़की एक घरेलू नौकरानी का काम करती थी और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, लड़की की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार और आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। लड़की का शव जिस घर से मिला उस घर के बाहर हंगामा बढ़ने लगा। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, जिसके बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी गई है। लड़की का शव घर के जिस बाथरूम में दिखा उसकी दीवारों पर कालिक भी साफ दिखी। मरने वाली लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसे जलाकर मारा गया। लड़की की मां भी उसी घर में नौकरानी का काम करती है। प्यारों में आग जल रही थी, मैंने एक मग्गा पानी डाल के देखा तो माची जी पड़ी हुई थी, एक डब्बा पड़ी हुई थी, उसमें तेल थी। घर के मालिक की तरफ से कहा गया कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई, जबकि पुलिस जांच से पहले कुछ भी बोलने से बच रही है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, अभी नहीं बता। लेकिन घर के मालिक और उसकी पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले जब दोनों को गाड़ी तक लेकर जाने लगे तब भी उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस वाले उन्हें भीड़ से बचाकर ले गए। सौभाग्य की बात है कि जिस मकान में लड़की की मौत हुई वो तमिलनाडु की बताई गई, जो
अपनी मां के साथ लाजपत नगर इलाके में ही मद्रासी कैंप में रहती थी और लाजपत नगर के एक घर में 2 महीने से घरेलू काम कर रही थी, जिसकी मां ने संदिग्ध हालात में मौत को हत्या बताया और लड़की के साथ कुछ गलत होने की आशंका भी जताई, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले को गंभीर माना और पुलिस से जवाब तलब किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। वहां बीते कुछ हफ्तों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा। और इसी कड़ी में हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग अपना विरोध जताने के लिए सेक्टर 47 में उस जगह पर पहुंच गए जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वहां पुलिस पहले से नमाज पढ़ने वालों की सुरक्षा में मौजूद थी, जिस वजह से पुलिस और विरोध करने पहुंचे लोगों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। माहौल खराब ना करें। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को 2018 के उस समझौते की भी याद दिलाई, जिसके तहत दोनों समुदायों के बीच कुछ सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर सहमति बनी थी। 2018 में जिला प्रशासन के साथ बैठकर के ये जगह निर्धारित हुई थी। उस संबंध में जिला प्रशासन को ही ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। वो लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए इलाके का माहौल खराब करने वालों को भी चेतावनी दी। कम्युनल हार्मनी जो है उसको खराब करने का अगर प्रयास करते हैं तो उसके लिए कानून के अंदर पहले ही प्रावधान है, उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। सौभाग्य की बात है कि गुरुग्राम में सड़क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर 3 साल पहले काफी बवाल हुआ था और तब मुस्लिम समुदाय के लोगों की दलील थी कि गुरुग्राम शहर में मस्जिद सिर्फ 2 ही हैं जहां सारे लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, जिसके बाद पुलिस ने नमाज पढ़ने की जगह तय कर दी थी, जिसमें सेक्टर 47 की जगह भी शामिल थी। लेकिन 4-5 दिन से इसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज का कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को हिंदू वाहिनी सेना नाम के संगठन का नेता बताता है। आम लोगों के लिए दिल्ली में लंबे समय से बंद चल रहे धार्मिक स्थल फिर खुल गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने पूरी सावधानी के साथ राजधानी में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की इजाजत दी थी, जिसके अगले ही दिन धार्मिक स्थलों में जाने के लिए तरस रहे लोग वहां पहुंच गए, जिसकी कुछ तस्वीरें श्री कालका जी मंदिर से भी सामने आईं, जहां माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते ही मुख्य द्वार तक जाने दिया गया। इसके लिए वहां सिविल डिफेंस के कई लोग तैनात दिखे। देवी पक्ष शुरू होगा और पूजा का महत्व ज्यादा होगा। कालका जी मंदिर को भी ओपन किया गया है और श्रद्धालु जो धीरे धीरे मंदिर की तरफ आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने भरोसा दिया कि वहां कोरोना नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। कोई भी अगर बिना मास्क के है तो एंट्रेंस है ही नहीं उसकी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर से भी सामने आईं, जहां श्रद्धालुओं का बजरंग बली के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस दौरान मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे लोग मास्क भी लगाए दिखे। जो मंदिर के दरवाजे हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, जल्द ही इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। काफी वक्त से अपने घर में पूजा कर रहे लोगों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। अच्छा लग रहा है बहुत, अब आगे और भी खुलेगा। पहले बंद था तो सब ऐसे ही चल रहा। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल तो गए, लेकिन पहले के मुकाबले ऐसे सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ कम ही दिखाई दी। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अप्रैल के तीसरे हफ्ते से मंदिर और धर्म स्थलों पर लोगों के जाने पर पाबंदी थी, जो हटा ली गई, क्योंकि 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे, जिसमें दुर्गा पूजा के साथ रामलीला भी होती है और उसके बाद दिवाली, छठ, ये त्योहार भी हैं जिनको मनाने की छूट तो दी गई, लेकिन बंद जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों को जाने की छूट नहीं है और खुली जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई। मुंबई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सेनापति बापट मार्ग पर एक कार ड्राइवर की गलती की वजह से सड़क के दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई और इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में काले रंग की एक कार अचानक सड़क पर यू टर्न लेती नजर आई। एकदम से कार के मुड़ने की वजह से सामने से आ रहा मोटरसाइकिल सवार उसके पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो संतुलन खो बैठा और वहीं गिर पड़ा। जैसे ही टक्कर लगी, ये शख्स सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से वो भी हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही दोनों लोग सड़क पर गिरे, कार ड्राइवर ने उनकी मदद करने के बजाय अपनी कार को पूरी तेजी से भगा दिया, जिसकी गवाही कार से निकलते काले धुएं के गुबार ने दी। सौभाग्य की बात है कि पिछले साल देश में गाड़ी चलाते समय इसी तरह की लापरवाहियों ने 1,32,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और इतनी मौतें तब हुई जब महामारी की वजह से आधा साल लॉकडाउन और पाबंदियों में बीता था, जिसमें सड़कों पर गाड़ियां कम चल रही थी, जिसका मतलब एक ही है कि हमको अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं।
जिसका एक नमूना मुंबई के लोअर परेल इलाके में 2 दिन पहले दिखा, जिसमें अचानक यू टर्न ले रही कार से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पंजाब और हरियाणा में तय वक्त पर धान नहीं खरीदे जाने से किसान भड़क गए और कई जगहों पर प्रदर्शन करने लगे। दोनों राज्यों में अक्टूबर की पहली तारीख से धान खरीदा जाना था, लेकिन बारिश की वजह से धान में आई नमी की वजह से यह तारीख 10 दिन आगे बढ़ा दी गई, जिसके बाद किसान भड़क गए। हरियाणा के करनाल में तो वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इससे पहले कई किसान धान लेकर मंडी पहुंच गए और बेचने के लिए अपना धान वहां गिरा दिया। उन्होंने अपने मोबाइल में तय तारीख भी दिखाई। बहुत सारे किसान तो धूप में धान से भरी ट्रॉली लेकर खड़े ही रह गए। गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। या तो कल तक 2 तारीख तक ये खरीद चालू कर दो, नहीं तो परसों 3 तारीख को जितने भी सांसद और जितने भी एमएलए ना ट्रालियां उनके घर के सामने होगी। ये मामला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का है, इसलिए अकाली दल भी इसमें कूद पड़ा और उसने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को घेर लिया। पंजाब सरकार दी फेलियर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी फेलियर। इस बीच दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से बात की और उनसे धान की खरीद शुरू करवाने की मांग की। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। केंद्र सरकार के पंजाब और हरियाणा को भेजे गए खत के बाद धान की खरीद रुकी, क्योंकि उसमें तारीख आगे बढ़ाने की बात लिखी गई थी और दलील दी गई थी कि पंजाब और हरियाणा में बारिश के कारण धान में नमी पैदा हो गई है। इस वजह से राज्य सरकारें अपनी एजेंसियों को निर्देश दें कि जब तक धान सूख नहीं जाता तब तक उसे न खरीदा जाए। केंद्र की ओर से यह भी लिखा गया कि सरकारी एजेंसियां 11 अक्टूबर से खरीदारी करें, जबकि पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर की पहली तारीख से धान की खरीद शुरू होने वाली थी। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में धान की सरकारी खरीद आमतौर पर 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन एक दिन पहले केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 10 दिन के लिए टालने का फैसला किया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पिछले हफ्ते बारिश की वजह से धान में काफी नमी होने की आशंका जताई गई और 17% से ज्यादा नमी वाला धान सरकारी एजेंसियां खरीदने से मना कर देती। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसे भी ज्यादती बताते हुए विरोध शुरू कर दिया, जिनकी दलील थी कि बारिश तो दूसरे राज्यों में भी हुई, तो धान की खरीद सिर्फ पंजाब और हरियाणा में क्यों टाली गई। 4 दिन पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने वाले गुलाब नाम के तूफान का असर बिहार में भी दिखाई दिया और वहां के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, जिससे कई नदियों में उफान आ गया और उसका पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। नालंदा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि वहां के कई मकानों के अंदर पानी ने डेरा जमा लिया। हालात बिगड़े तो उन मकानों में रहने वाले लोग अपने सामान को चारपाई पर रखकर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, जबकि कुछ लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। जिन गलियों से होकर लोग रोजाना अपने घरों से निकलते थे, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई तेज बहाव के साथ नदी बह रही हो। मकान तो डूबे ही, उन लोगों के खेत और खलिहान भी इस आफत से नहीं बच पाए। बताया गया कि सैलाब की वजह से नालंदा के कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। कुछ ऐसे ही हालात नवादा में भी दिखाई दिए। वहां के एक गांव में भी नदियों के पानी का कब्जा दिखा। इस इलाके के ज्यादातर मकान पानी में डूबे नजर आए। इतना ही नहीं, इस इलाके को शहर से जोड़ने के लिए एक टूटे हुए पुल के पास बनाया गया डायवर्जन भी नदी के तेज बहाव में बह गया और इस घटना के बाद यह पूरा इलाका शहर से कट गया। गुलाब तूफान की वजह से आई इस मुसीबत की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी और अनुमान लगाया था कि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी, जो सच साबित हुई। हालांकि यह परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अंदेशा जताया। यही नहीं, राज्य के 38 में 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया उनमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और पटना भी शामिल है। इसके अलावा कुछ जिलों में आसमानी बिजली गिरने की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। सौभाग्य की एक बात यह कि मौसम विभाग के कैलेंडर में मानसून यानी बारिश का मौसम बीत चुका है, लेकिन मानसून के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी से गुलाब नाम का जो तूफान उठा, उसकी मार पूर्वी भारत पर जारी है, जिसकी वजह से बिहार में नेपाल की सीमा से जुड़े जिलों के अलावा सब जगह भारी बारिश हुई, जो अगले 24 घंटे तक बिहार पर भारी पड़ सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट यानी तैयार रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और कार चलाने वाले शख्स के बाहर आते ही सब उस पर टूट पड़े।
किसी ने थप्पड़ों से उसे मारा तो कोई घूंसे चलाता दिखा। एक आदमी ने तो उसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर उठाया और कार चलाने वाले को पीटने लगा। नीले रंग की शर्ट में मौजूद आरोपी लगातार भीड़ से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग उसे आगे बढ़कर मारते रहे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक वो पास मौजूद एक घर के अंदर नहीं चला गया। दावा किया गया कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बुजुर्ग को टक्कर लगी। हादसे के बाद कार पास की एक दुकान में जा घुसी, जिससे उसकी सूरत ही बदल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दोषियों को हिरासत में लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस हादसे में बुजुर्ग शख्स को काफी चोट आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान उसने मेरठ में दम तोड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि हादसा सुबह सुबह हुआ जब सड़क पर ट्रैफिक कम था और ऐसे में ज्यादातर गाड़ी चलाने वालों के सिर पर रफ्तार का भूत सवार हो जाता है, जो भूल जाते हैं कि गाड़ी की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी उसके बेकाबू होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस बात का अंदाजा मुजफ्फरनगर में कार चला रहे युवकों को तब हुआ जब हादसे के बाद भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि किसान महापंचायत नाम के एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर नाराजगी जाहिर की। इस संगठन ने याचिका में दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। यही नहीं, जज ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है, जो रुकना चाहिए। और सड़क को जैम रखने पर भी जज ने सवाल उठाया कि एक बार कानून को अदालत में चुनौती देने के बाद प्रदर्शन का कोई तुक नहीं बनता, जिस पर याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करे। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, हमें डेली आना जाना होता है, कहाँ से घूम के जाते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है। परेशानी तो है, घूम के आना पड़ रहा है। वहाँ से अगर रास्ता ये खुला होता तो ये रोड से ना जीना बना हुआ है, इससे क्रॉस करके पैदल भी हम आ सकते थे। सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान संगठन 10 महीने से ज्यादा समय से धरना दे रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आंदोलन करने का अधिकार तो किसान संगठनों को है, लेकिन इससे आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जबकि किसानों का धरना हो या भारत बंद या फिर रास्ता जैम, इन सबसे दिक्कत तो आम लोगों को ही हो रही है। इसलिए जब किसान महापंचायत नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर पर धरने की मंजूरी मांगी तो उसे कोर्ट ने फटकार लगाई और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा कि दिल्ली बॉर्डर से धरना खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ के घाटे में डूबी एयर इंडिया एक बार फिर टाटा सन्स की हो सकती है। खबर है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है, जिसका मतलब यह है कि नीलामी की प्रक्रिया को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो जाएगा और निजी कंपनी टाटा सन्स ही एयर इंडिया को चलाएगी और कंपनी को घाटे से मुनाफे के रास्ते पर लाने की कोशिश करेगी। एयर इंडिया को देश की आजादी से भी पहले साल 1932 में टाटा सन्स ने बनाया था। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, लेकिन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था और 1953 में यानी 68 साल पहले इसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2016 में कंपनी को 3,800 करोड़ का घाटा हुआ और 2017 में यह घाटा बढ़कर 6,000 करोड़ के पार चला गया। 2018 में भी एयर इंडिया को 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और 2019 में घाटा बढ़कर 8,500 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि 2020 में कोरोना संकट के दौरान घाटा फिर से 8,000 करोड़ के करीब है। टाटा की मौजूदगी एविएशन सेक्टर में पहले से है। टाटा सन्स सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा एयरलाइंस चला रही है और मलेशियन एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर एशिया को भी पहले से चला रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में पहले 2 सरकारी एयरलाइन थी, जिनमें एक इंडियन एयरलाइंस का 14 साल पहले एयर इंडिया में विलय कर दिया गया था और तब से हवाई जहाज चलाने में सरकार को 70,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका है, जिसकी वजह से सरकार एयर इंडिया का विनिवेश करना चाहती है। और 3 साल पहले भी एयर इंडिया की 3/4 हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बात नहीं बनी थी।
खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश में जुटी है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस बार उसके निशाने पर सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि पावर ग्रिड और पुल समेत कई दूसरे अहम ठिकाने भी हैं। इनके अलावा आतंकी धार्मिक स्थलों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी आईईडी से निशाना बनाने की फिराक में, जिसके लिए आईएसआई ड्रोन के जरिए विस्फोटकों को भारत पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। इतना ही नहीं, आतंकियों के जरिए तैयार किए गए खास तरह के सॉफ्टवेयर से उड़ानों को प्रभावित करने की भी साजिश रची जा रही है। बताया गया कि इस सॉफ्टवेयर को जांच के दौरान पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पेन ड्राइव में आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। खबर है कि कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना सकते हैं। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की रिपोर्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 15 दिन में बड़ा फैसला ले सकते हैं और यह बड़ा फैसला होगा नई पार्टी बनाने से जुड़ा। कैप्टन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस तो छोड़ेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, जिसके बाद खबर आ रही है कि वो नई पार्टी पर अपने करीबियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। पता चला है कि कैप्टन के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक भी जा सकते हैं। इसके अलावा उनके किसान नेताओं से मिलने की भी चर्चा है। अटकल है कि नई पार्टी बनाने के बाद कैप्टन का पहला मकसद होगा कृषि सुधार कानूनों को रद्द करवाना। सौबात की एक बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल न होने का दावा किया, जिसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि वो नई पार्टी बना सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कैप्टन नई पार्टी बनाकर कृषि सुधार कानूनों को रद्द कराने के लिए सरकार को मना सकते हैं, जो पंजाब के सारे राजनीतिक समीकरण पलटने के लिए काफी होगा। और इसी के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो उन्होंने भी कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर ही जोर दिया। कोरोना टीके से जुड़े नियमों पर भारत ने यूके को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि भारत में यूके से आने वाले नागरिकों पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं। ये नियम उतने ही कड़े होंगे जितने यूके ने वहां आने वाले भारतीयों के लिए बनाए थे, जिनके तहत भारत आने से 72 घंटे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यही नहीं, भारत में एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फिर से उनका कोरोना टेस्ट हो सकता है। चर्चा है कि इसके अलावा भारत आने के 8वें दिन उनका फिर से एक बार RT-PCR टेस्ट होगा। और पता चला है कि सबसे जरूरी नियम यह होगा कि उन्हें 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना ही होगा। खबर है कि ये सभी नियम 4 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। पिछले महीने ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के लिए सख्त नियम बनाए थे, जिनके तहत भारत में टीका लगवा चुके लोगों को वैक्सीन लिया हुआ नहीं माना जाएगा और यूके पहुंचने पर उन्हें 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होता। इन नियमों का भारत ने विरोध भी किया था।